Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic grievance. So let's start. तो सबसे पहले grievance होते क्या हैं? Grievance is a written complaint filed by an employee and claiming unfair treatment. यानी कि grievance क्या है? जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो जब एक रिटर्न कंप्लेन फाइल करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके साथ अनफेयर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस. तो ग्रीवेंस क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है एक एम्प्लॉय की, एक ऐसा पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी इंटरनल फीलिंग है डिससेटिस्फैक्शन की कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस. इट इज़ एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस्ड और नॉट, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रिटर्न में दी ही जाए. अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ काम करके आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी नहीं है, आप भी उतना ही काम करते हो, आपके कलीग भी उतना ही काम करते हैं, बट उन्हें प्रमोशन मिलता है, उन्हें सैलरी ज़्यादा मिलती है, बट आपको सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती और ना ही आपको कोई प्रमोशन देते हैं. तो ये बात अगर आप किसी को शेयर करते हो तो भी ये ग्रीवेंस है, और अगर आप शेयर नहीं करते, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, बट इंटरनली तो आपको पता है ना, इंटरनली तो आप डिससेटिस्फाइड हो, तब भी ये क्या है? ग्रीवेंस है. तो ग्रीवेंस एक्सप्रेस्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इनएक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं. वैलिड और नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद द कंपनी, कि किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है कि आपको लगता है कि सैलरी आपको सही नहीं मिल रही, आपको लगता है कि आपके वर्किंग हार्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, या फिर आपको लगता है कि सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए, बट वो आपको हर रोज़ काम कराते हैं, सिर्फ कभी कभी संडे को छुट्टी देते हैं. तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड किसी भी रीज़न की वजह से आप क्या हो सकते हो? डिससेटिस्फाई हो सकते हो, और उसी को आप क्या बोलते हो? ग्रीवेंस बोलते हो. नाउ नेचर ऑफ ग्रीवेंस. नेचर क्या है ग्रीवेंस का? डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन विद एनी इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट से जब आप डिससेटिस्फाई होते हो, उससे एग्री नहीं होते, वो किसे शो करता है? ग्रीवेंस को शो करता है. देयर आर डाइवर्स रीज़न, कि ग्रीवियंस होने के नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं, कि आप ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाइड हो बिकॉज आपको सैलरी सही नहीं मिल रही, आपके वर्किंग हार्स सही नहीं है, आपको हॉलीडे नहीं मिलते, आपको प्रेज नहीं किया जा सकता. तो किसी भी रीज़न की वजह से क्या हो सकते हो? आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हो. इट कैन बी रिटर्न और ओरल और कैन बी एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड. ये जो आपका ग्रीवेंस हो सकता है, ये आप रिटर्न में भी दे सकते हो कि आपने कंप्लेंट लिख के दे दी, आपकी ओरल भी हो सकती है कि आपने जाके सीधा मैनेजर को बता दिया कि इस चीज़ की वजह से आपको पर्टिकुलर कंप्लेन है. एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और अनएक्सप्रेस्ड भी हो सकती है. एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है? जब आप किसी से शेयर कर देते हो. अदरवाइज अनएक्सप्रेस्ड यानी कि आप अपने मन ही मन में रख रहे हो, बट आपको अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो इसका मतलब ग्रीवियंस है. ग्रीवियंस में भी लीगल और इलीगल और लॉजिकल और इलॉजिकल, कि आपका जो ग्रीवियंस है वो लीगल भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसे ही मन में बना रखा है. जैसे आपका ग्रीवियंस है कि आपको फ़ॉरेन का कोई भी पैकेज नहीं मिला है, आपकी कंट्री आपको फ़ॉरेन का कोई हॉलीडे पैकेज नहीं दे रही, आपके फ्रेंड्स जो हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं उन्हें मिल रहा है, तो इस चीज़ से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई हो. बट आप ये नहीं देख रहे कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, वो किस लेवल की कंपनी है और किस तरीके की कंपनी है, आपके फ्रेंड जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो किस लेवल की और किस तरीके की कंपनी है. क्योंकि आपको फ़ॉरेन के पैकेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हो. तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन से बनाते हो वो भी ग्रीवेंस हो सकते हैं, और कोई लीगल है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी नहीं है, मुझे सिर्फ 30,000 मिल रही है, मेरे जितना और कोई काम कर रहा है तो उसे 40,000 मिल रहे हैं, तो वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है और इलॉजिकल भी हो सकता है. बस डिससेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस, कि जो आपके ग्रीवियंस हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी ग्रीवियंस है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाई हो जाओगे, आपका जाने का मन ही नहीं करेगा, आप अनहैप्पी रहोगे और आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से. इट कैन बी रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय,
कि एक पर्टिकुलर पर्सन, सिर्फ एक पर्सन को हो सकता है ग्रीवेंस कि सिर्फ मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी है, और ऐसा लगता है कि पूरे ग्रुप को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी नहीं है। तो ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो देखो, अगर ग्रीवेंस किसी भी एम्प्लॉय के माइंड में है तो वो डिससेटिस्फाई रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड्स उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वो फुली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ अप टू द मार्क वर्क करें। तो इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि कहीं उनके एम्प्लॉयज़ के माइंड में ग्रीवेंसेस तो नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नाउ फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंस, कि ग्रीवेंस की क्या क्या फॉर्म होती है। तो बेसिकली ग्रीवेंस 3 तरीके के होते हैं, फैक्चुअल, इमेजिनरी एंड डिस्गाइज्ड। फैक्चुअल का मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा आप कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इतने मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे प्रेजेस मिलेंगे। ये सब एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिल नहीं होती हैं, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, वहाँ काम करना स्टार्ट करते हो, तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस आप अपने साथ लेके जाते हो। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल में फुलफिल नहीं हो रही, कि आपने सोचा था कि आपको अच्छा एक कैबिन मिलेगा, एक साफ़ सुथरी जगह मिलेगी, वहाँ पे आपको काम करना होगा, सब अच्छे से बिहेव करेंगे, एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा, बट एक्चुअल में आपको एक चेयर भी नहीं मिल पा रही, सारा दिन आपको खड़े होकर काम करना पड़ रहा है, कोई आपसे ढंग से बात नहीं करता। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, फैक्चुअल ग्रीवियंस क्रिएट करता है। कि एक्चुअल में, फैक्चुअल का मतलब क्या है कि सही में वो ग्रीवियंस है, सही में वो प्रॉब्लम है। देन इमेजिनरी ग्रीवियंस, इमेजिनरी ग्रीवियंस क्या है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की इमेजिनेशन में होता है। एक्चुअल में वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट बिकॉज एम्प्लॉयज़ को लगता है, वो अपनी इमेजिनेशन में खुद बनाया हुआ है कि ऐसा कुछ है, मीन्स उसे लगता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इनइक्वालिटी है, बट उसे ये नहीं पता कि इनइक्वालिटी नहीं है। आपकी ही पोजीशन वाले को अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे कुछ बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट आप ये ना देख के कि आपको परफॉर्मेंस के बेस पे किया जा रहा है, आप ये देखते हो कि सिर्फ हमारा लेवल सेम है, हमारी सीनियरिटी सेम है, तो हमारी पेमेंट भी, हमारी कंसिडरेशन भी सेम होनी चाहिए। वो नहीं है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन इनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप एम्प्लॉय ने एक इमेजिनेशन बना रखी है कि इनइक्वालिटी है, बट एक्चुअल में इनइक्वालिटी नहीं है, जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे उतनी इनकम मिल रही है। तो इमेजिनरी क्या होते हैं, ऐसे ग्रीवियंसेस जो किस चीज़ की वजह से है, एक एम्प्लॉय का रॉन्ग परसेप्शन, कि उसका गलत परसेप्शन है, खुद ही नेगेटिव एटीट्यूड है, या फिर उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। जैसे 2 फ्रेंड हैं, ए और बी दोनों 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम टाइम पे काम करते हैं, कि दोनों की वर्किंग हार्स भी सेम है और सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। बट बी कहता है कि मेरे को अपनी जॉब के 60,000 मिलते हैं और ए को 40,000 मिलते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। बट क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी ने झूठ बोला हो, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से जब आप क्या हो जाते हो, ग्रीवेंस आता है, तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। देन होता है डिसगाइज्ड ग्रीवियंस। डिसगाइज्ड ग्रीवियंस क्या है, जिसमें एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड तो है, बट उसे ये नहीं पता चल रहा कि उसकी डिससेटिस्फैक्शन के पीछे रीज़न क्या है। जैसे फैक्चुअल में उसे पता होता है कि भाई सैलरी मेरे को अप टू द मार्क नहीं मिल रही, एक्सपेक्टेशंस मेरी फुलफिल नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी नहीं है, इस वजह से मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। इमेजिनरी में आप अपने आप ही इमेजिन करते हो, बट डिसगाइज्ड में आप डिससेटिस्फाइड तो हो, बट आपको ये नहीं पता कि आप डिससेटिस्फाइड क्यों हो। और ये जनरली क्यों होता है, जब आपको प्रेजिंग नहीं मिलती, आपने अच्छा काम किया है बट आपको किसी ने प्रेज नहीं किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपके साथ अच्छी फ्रेंडलीनेस नहीं है, जो ऐसी नीड होती है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो डिसगाइज्ड आपको ग्रीवियंस आ सकता है। देन ग्रीवियंस के क्या क्या कोजेज होते हैं, जैसे हमने बोला कि फैक्चुअल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, तो ये ग्रीवियंस क्यों आते हैं, तो उसके 3 कोजेज हो सकते हैं। या तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ मैनेजमेंट की ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, या फिर आप खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो फर्स्ट है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, ग्रीवेंसेस आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे काम करने के लिए आपको सारा दिन खड़े रहना पड़ता है, चेयर भी नहीं मिलती, आपको अलग से लंच टाइम नहीं देते, लंच करना हो तो वहीं पे खड़े होके कहीं पे कर लो, एक बैठने के लिए अच्छा सा एरिया नहीं है, कैंटीन नहीं है, अच्छे से वॉशरूम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई, जहाँ काम करते हो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, वहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वर्किंग कंडीशन पुअर प्रोवाइड की गई है, तो ऑब्वियस सी
बात है कि अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो चाहे आप कैसी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके माइंड में डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ वो जगह ही सही नहीं है, तो ऑब्वियसली डिससेटिस्फेक्शन आएगा। नाउ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से भी डिससेटिस्फेक्शन या ग्रीवियंस हो सकता है। तो उसमें पहला रीज़न क्या है कि मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, जिसमें मैनेजर सारे डिसीजंस लेंगे और एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें तो ये एज ए सर्वेंट ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने जो बता दिया हमें वही करना है। ना तो हमसे कभी कोई कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ना हमसे कभी भी कंसल्ट नहीं करते, कभी पूछते नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमें तो बस रूल किया जा रहा है कि हमें बता दिया गया वो करना है। सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल पे होती है, एम्प्लॉयज़ हमारे मिडल और लोअर लेवल पे होते हैं। अगर हमारी जो मैनेजमेंट है वो ऐसा सोचती है कि हमारा लेवल और एम्प्लॉयज़ का लेवल बहुत अलग है, हम एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पे हैं, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते, उनके साथ हमें इतने अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सोशल डिस्टेंस उनके माइंड में होगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, बुरा फील करेंगे, ऑब्वियसली वो हर्ट होंगे, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्रीवियंस हो सकते हैं। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ये हमारा एक वर्कर है, अगर इसे मैनेजमेंट में किसी से कम्युनिकेट करना है तो इसे इतना भी अलाउ नहीं है कि ये जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सके, कम्युनिकेट कर सके। हायरार्की बनी हुई है कि ये अपने से ऊपर वाले को, वो उससे ऊपर वाले को, और फिर फाइनली कहीं जाके इस तक मैसेज पहुंचेगा। तो अगर कम्युनिकेशन का गैप है तो ग्रीवियंसेस हो सकते हैं कि आपको लगता है कि डायरेक्टली आप जिससे बात करना चाहते हो उसको आप अपना मैसेज डायरेक्टली पहुंचा भी नहीं सकते। देन सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, यानी कि जो आपको सुपरवाइज करते हैं, एम्प्लॉयज़ को जो सुपरवाइज करते हैं, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, वो इनिक्विटी दिखाते हैं, वो आपके साथ पार्शियलिटी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपको बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो उसकी वजह से भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़, कि एचआरएम से रिलेटेड जो भी आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, एक तो वो कितनी अच्छी हैं, अगर पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या आता है कि उनको कितनी कंपनसेशन मिलेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उनकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो अगर आपकी पर्सनल पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती, सिर्फ आपने ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किया तब उन्होंने बोला कि रोज़ हर साल मीन्स आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा, आपको बाहर भेजा जाएगा सीखने के लिए, और एक्चुअल में वैसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है ग्रीवियंसेस होंगे। देन ग्रीवियंसेस रिजल्टिंग ऑफ पर्सनल माल एडजस्टमेंट, कि आप खुद की वजह से, आपके खुद के रीजंस की वजह से आपको क्या हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। उसमें फर्स्ट क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड। और हमने एक इस चीज़ के अंदर देखा था कि अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो इमेजिनरी होती है, वो मीन्स एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपकी इमेजिनरी फॉर्म ऑफ ग्रीवियंस वो है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, तो आप डिससेटिस्फाई ही रहोगे चाहे वो कितना ही अच्छा कर दे। देन हेल्थ प्रॉब्लम, कि आप खुद डिप्रेशन में हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा वरी हो, डिप्रेस्ड हो, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है और उसकी वजह से भी आप ऑर्गेनाइजेशन से भी डिससेटिस्फाइड हो सकते हो। एंड इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रखा था जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता, कि जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मुझे एक घर दे दिया जाएगा, एक गाड़ी दे दी जाएगी और मेरी 1 लाख की इनकम होगी। तो ये सब आपकी क्या है, इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, कि काम तो स्टार्ट किया नहीं और एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा आप कर रहे हो, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, ग्रीवियंस हो सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवियंस हैं तो उसका इम्पैक्ट किस किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हैं तो वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो कम हो जाएगी, वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। एम्प्लॉय के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो वो ऑब्वियसली डिससेटिस्फाई रहेगा, उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, वो अच्छे से फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा अपने रिसोर्सेज को, अच्छे वे से वर्क नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रेस्ड रहेगा। तो ये हमारे क्या है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर। मैनेजर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवियंस है तो मैनेजर्स के क्या होंगे, रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। मैनेजर्स के ऊपर भी स्ट्रेस आ सकता है कि किस तरीके से वो ग्रीवियंसेस को सॉल्व करे, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ द स्टेप्स या फिर प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवियंसेस हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है।
जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय जो है, अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसमें कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है, रेगुलर आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं कोई एम्प्लॉय ग्रीवियंस में तो नहीं है, उसे डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अब आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, आपके पास 4 मेजर होते हैं ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो आपसे एंग्री होता है, अगर वो आपसे गुस्सा है, अपसेट है, तो आप उसके बिहेवियर से ही समझ जाते हो। वो आपको इग्नोर करेगा, आपको देखेगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि कौन आपसे सेटिस्फाई है, कौन डिससेटिस्फाई है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि क्या उनके पास कोई ग्रीवियंसेस या वो डिससेटिस्फाइड तो नहीं है। देन सेकंड क्या होता है, ग्राइप बॉक्सेस। ग्राइप बॉक्सेस का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लेस पे एक बॉक्स रख दिया जाता है जिसके अंदर आप अपनी कंप्लेन लिखकर डाल सकते हो, और वो इतनी प्राइवेट रहेगी कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा होता, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो बॉक्स के अंदर किसने वो कंप्लेन डाली है। और वो सीधा हमारे जो हायर पर्सनल्स होते हैं, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, वो ओपन करते हैं और वही क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, ग्रीवियंसेस को आइडेंटिफाई करते हो कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि एम्प्लॉयज़ कहीं डिससेटिस्फाई तो नहीं है, तो आप ग्रिप बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर कंप्लेंट्स आएंगी, उनके बेस पे आप देख सकते हो। ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी सिंपल सी बात है कि आप ओपन डोर पॉलिसी रखो, इतनी फ्रीडम प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉयज़ को कि कभी भी उन्हें ऐसा फील लगे कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, इनइक्वालिटी है, अनफेयर हो रहा है, तो वो तभी के तभी आके बोल सकें। उनको ओपन डोर रखना कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं कर रही, तो आप डायरेक्टली आके हमसे बात कर सकते हो और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू का क्या मतलब है, जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं ना, उनका इंटरव्यू लो। बिकॉज अगर आप उनका इंटरव्यू लोगे तो आप समझ सकते हो कि मीन्स जब कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा होता है तो उन्हें किसी तरीके की टेंशन नहीं होती कि कौन क्या सोचेगा, बिकॉज उन्हें अब आगे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, सब कुछ सच बोलेंगे। तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि कहाँ उन्हें कमियां नजर आई, और उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि बाकियों को भी लगती होंगी, और ग्रीवियंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई करना होता है, देन उनको डिफाइन करना होता है करेक्टली कि एक्चुअल में ये ग्रीवियंस है। उसके रिगार्डिंग फिर डाटा कलेक्ट करो, एम्प्लॉयज़ से, वर्कर से, लेबर से, मैनेजर से, सबसे डाटा कलेक्ट करो। बिकॉज जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा आप बेटर डिसीजन लेके आ सकते हो। उस ग्रीवियंस के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करके उसे अच्छे से समझ के एनालाइज करके एक सॉल्यूशन निकालो कि उस ग्रीवियंस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। कि अगर वर्कर्स को लगता है कि उनका वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और हर वर्कर के लिए एक चेयर तो कम से कम होनी चाहिए। तो एनालाइज एंड सोल्व करें। देन प्रॉम्प्ट रिड्रेसल, यानी कि जो भी आपने उसका डिसीजन निकाला है टाइमली उसको इम्प्लीमेंट करके उसके रिड्रेसल पे वर्क करें और फॉलो अप करते रहें। फॉलो अप का मतलब क्या है, रेगुलर आप इसको देखते रहें कि ऐसा नहीं है कि एक कमी एम्प्लॉयज़ को लगती थी, आपने उसे सॉल्व कर दिया तो आपको लगता है लाइफ टाइम अब एम्प्लॉय कभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं होता, फ्यूचर में और भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो उन्हें डिससेटिस्फाई कर सकती है। तो फॉलो अप उसे करते रहो। नाउ प्रोसीजर क्या है या मॉडल क्या है ग्रीवियंस हैंडलिंग का। तो जब भी किसी वर्कर को ग्रीवियंस होता है तो उसका प्रोसीजर है कि अगर उसे कोई भी ग्रीवियंस है तो सबसे पहले उसे अपने फोरमैन के पास जाना चाहिए जो उससे ऊपर वर्क कर रहा है, जो उनको गाइड करता है। तो फोरमैन के पास जाके वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। देन अगर फोरमैन को लगता है कि उसके हाथ की बात है कि भाई वो ठीक कर सकता है, तो वो क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। अदरवाइज अगर फोरमैन से सॉल्व नहीं होती तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सुपरवाइज़र को वो दे दी जाती है। और सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले 48 आवर्स के अंदर वो उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करे, कोई ना कोई उसके ऊपर डिसीजन ले और उस पर वर्क करे। अगर सुपरवाइज़र का डिसीजन एम्प्लॉय या वर्कर को सेटिस्फाई नहीं करता तो नेक्स्ट अथॉरिटी के पास जाया जा सकता है। वो हमारे क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो लेबर है वो डिससेटिस्फाइड था वर्किंग हार्ड से रिलेटेड, तो वो फोरमैन के पास गया कि हम 10 घंटे या 11 घंटे काम करते हैं बट 9 घंटे ही हमें काम करना चाहिए। अगर वो फोरमैन ने सॉल्व कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होता है, सुपरवाइज़र के पास जाता है। अगले 2 दिन में सुपरवाइजर को रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर सुपरवाइज़र ने कोई ऐसा ले लिया कि भाई ठीक है जो टाइमिंग है वो चेंज हो रही है, अगर उसने नहीं लिया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि जो फाइनेंस या प्रोडक्शन मैनेजर है,
क्योंकि हम प्रोडक्शन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं लेबर का, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके पास वो कंप्लेंट जाएगी और 3 दिन के अंदर क्या करना होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को उसके ऊपर आंसरेबल होना होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। अगर वो डिसीजन भी आपको अच्छा नहीं लगता, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप फिर ग्रीवेंस कमेटी के पास जा सकते हो, जो स्पेशली कमेटी डिजाइंड है ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, और वो 7 डेज के अंदर उस पर वर्क करती है। अगर यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो फाइनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं, टॉप मैनेजर हैं, आप उनसे जा सकते हो और वो 3 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर उनका भी आपको सही नहीं लगता डिसीजन, तो फाइनली आप अपील कर सकते हो किसी और हायर अथॉरिटी को विद इन अ वीक, यानी कि जिस दिन भी मैनेजर ने, मान लो उनके पास 3 दिन थे और सेकंड डे ही उन्होंने क्या सुना दिया अपना डिसीजन, तो उस सेकंड डे के बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप उसको मंजूर नहीं करते, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो कहीं और अपील कर सकते हो। 7 दिन के बाद आप अपील नहीं कर सकते। नाउ ग्रीवियंस रिजोल्यूशन मेथड्स, कि ग्रीवियंस को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहला कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, जब आप डिस्कशन और नेगोशिएशन के थ्रू आपस में बात करके, डिस्कशन करके जब प्रॉब्लम को या डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ग्रीवियंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि एम्प्लॉय और मैनेजर आपस में बैठ के बात करें कि क्या कमी है, कैसे सॉल्व की जा सकती है और उसका सोल्यूशन निकाल लें। मेडिएशन का मतलब क्या है कि हमारी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ग्रीवियंस है, तो कोई एक मेडिएटर आ जाएगा, एक बिचौलिया आ जाएगा जो दोनों के इनको सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा, वो हमारा होता है मेडिएशन। कॉन्सिलिएशन में भी क्या होता है, कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी आती है, बट ये थर्ड पार्टी क्या होगी, ना तो मैनेजमेंट से कनेक्टेड होगी ना वर्कर से कनेक्टेड होगी, ताकि ये न्यूट्रल रहे, किसी का भी सपोर्ट ना करे, किसी के टुवार्ड्स में डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, बायस्ड ना हो। वो हमारी क्या होती है, कॉन्सिलिएशन। और कॉन्सिलिएशन का एक और चीज़ क्या है, ये सिर्फ सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ग्रीवियंस है, एक थर्ड पार्टी आई जो न्यूट्रल है, यानी कि ना तो इसके सपोर्ट में है ना इसके सपोर्ट में है, ये क्या करेगी, सिर्फ इनकी बातों को सुन के दोनों साइड्स को सुनेगी और अपना सजेशन प्रोवाइड कर देगी कि इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, इसका सिर्फ इतना ही काम होता है। फिर आती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, इसके अंदर भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रल पर्सन होता है, बट सिर्फ सजेशन ही नहीं, उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि फाइनल डिसीजन यही है जो आपको अडॉप्ट करना है। जैसे वो मैनेजमेंट को बोले कि वर्किंग हार्स को चेंज किया जाए, फाइनल डिसीजन यही है, तभी ये ग्रीवियंस सॉल्व हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन का क्या होता है, पावर थोड़ी ज़्यादा होती है और ये सिर्फ सजेशंस देती है, बट ये हमें क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करके देती है। एडजुडिकेशन क्या है, जिसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग होती है, बट इसके अंदर जो थर्ड पार्टी है वो कौन अपॉइंट करता है, उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में ही अपॉइंट की जाती हैं, बट एडजुडिकेशन के अंदर गवर्नमेंट उस थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके देती है। नाउ इसेंशियल्स फॉर ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या इसेंशियल्स हैं, किन सब चीज़ें, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। फर्स्ट इज़ लीगल, कि जो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जो भी आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो वो भी लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि सारी जो पार्टीज़ हैं, मैनेजमेंट को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वर्कर्स को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज ग्रीवियंस सॉल्व नहीं होगा। जब दोनों एक्सेप्ट करेंगे तभी क्या हो सकता है, ग्रीवियंस अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, यानी कि टाइमली आपको लेके आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ग्रीवियंस हैंडल हो, उसका मेन इसेंशियल्स क्या है कि जो भी आपका ग्रीवियंस है, जो भी कंप्लेन है, उस पर टाइमली वर्क किया जाए और जल्द से जल्द उसे सॉल्व किया जाए। सिंपल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें आप इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेके आए हो कि वर्कर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट कहना क्या चाहती है, किस तरीके से सॉल्व करना चाहती है। तो सिंपल रखना चाहिए उसे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ग्रीवियंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इस चीज़ की ट्रेनिंग वर्कर्स को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए और मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि कम से कम ग्रीवियंसेस हों और उसको फॉलो अप भी करना होता है। यानी कि ग्रीवियंस हैंडलिंग अगर आपने किया है, प्रोसीजर आपने किया है, तो उसे क्या रखो, उसको फॉलो अप करो। फॉलो अप का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट भी करो और फ्यूचर में देखते रहो कि फिर से वो ग्रीवियंस अराइज तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो इफेक्टिव ग्रीवियंस हैंडलिंग हम कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।